वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 मैंने लिख रखा है। ज्योग्राफी का लेसन 1 संसाधन मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। उसको मैंने आपको लेसन भी रीड करा दिया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सेंड कर दिए थे। आई होप आप सभी ने वह लेसन भी रीड किया होगा और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोटबुक में लिखे और याद किए होंगे। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में रीड करेंगे। इसके 2 पेजेस तो मैं आपको रीड करवा के ऑलरेडी भेज चुकी हूँ और वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब मैं इसे नए पैटर्न से आपको बोर्ड के थ्रू समझाऊंगी। तो इस लेसन से जो भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने फाइंड आउट किए हैं और बोर्ड पर लिख लिए। इन जो मेन पॉइंट्स हैं इन्हें मैं रीड करके इनके बारे में आपको समझाऊंगी। आपने अपनी बुक में से उन्हें डीपली रीड करना है और समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय का संक्षिप्त परिचय में सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा भूमि। भूमि क्या है बेटा? तो भूमि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। जो हमारे भूपृष्ठ है, पूरी पृथ्वी है, उसके पूरे पृष्ठ का केवल 30%, कितना 30% भाग ही भूमि है, यानी ठोस आवरण है जिस पर हम निवास करते हैं। ठीक है, यह ऊबड़ खाबड़ पर्वत, पठार तथा मरुस्थलों के रूप में विद्यमान है। किस रूप में? कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो ये अलग अलग रूपों में हर जगह विद्यमान है, एक समान नहीं है, हर जगह इसका आकार प्रकार अलग तरह का है। तो इस लेसन में सबसे पहले ही हमने भूमि के बारे में रीड करना है। ठीक है, तो इस लेसन के जो पहला पेज पे उसमें आप देखेंगे एक माम्बा तंजानिया की एक लड़की, माम्बा जो है वो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप की निवासी है। उसके बारे में बताया गया है कि वह झोपड़ी में रहती है। उसकी झोपड़ी के चारों पहाड़ी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से वह जो खेती वेती करते हैं वो इतनी भी नहीं हो पाती कि साल भर का उनका अनाज पूरा पड़ सके। और दूसरी तरफ जो है पीटर न्यूजीलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वह जो है वह भेड़ों को पालते हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर वह आधुनिक तकनीकों से खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं वैज्ञानिक तरीकों से और पूर्ण तरह से संपन्न है। तो इसमें पहले पेज पर आप देखेंगे कि 2 तरह की भूमि की अवस्था के बारे में कंपैरिजन किया गया है। एक तो उसमें बताया गया है माम्बा तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है जहाँ पर खेती करना आसान नहीं है। दूसरा न्यूजीलैंड का बताया गया है जहाँ पर खेती नए तकनीकों, आधुनिक तकनीकों के द्वारा की जाती है, तो वो और ईजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि भूमि क्या है, भूपृष्ठ का 30% भाग है जिसमें ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल, ये सब। दूसरा हमारा पॉइंट आता है भूमि का उपयोग। अब हम भूमि का उपयोग किस लिए कहते हैं? भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, खेतीबाड़ी के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं। यानी भूमि में से जब खनिज वगैरह खोद के निकाले जाते हैं, खनन करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं, उनमें से खनिजों को निकाला जाता है, तो वो खनन कहलाता है। ठीक है, सड़कों का निर्माण के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए हम भूमि का निर्माण करते हैं, अपने घर बनाने के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। तो हमारे मोस्टली अधिकतर काम कहाँ होते हैं? इस भूमि के ऊपर ही होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भूमि का उपयोग। ठीक है, भूमि का उपयोग हम इस कामों के लिए करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है भूमि का उपयोग भौतिक कारकों पर आधारित है। किस पर आधारित है? भौतिक कारकों पर भी आधारित है। जैसे स्थलाकृति, यानी भूमि का आकार कैसा, ऊबड़ खाबड़ है, पठार है, पर्वत है, मरुस्थल है, ये स्थलाकृति होगी। मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, तो वो कृषि के अधिक काम में आएगी। ठीक है ना। और अगर जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, अगर बहुत ठंडी है तो वहाँ जनसंख्या कम होगी, अगर बहुत गर्म है तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम होगी। उसके अलावा खनिज, ये भी देखा जाता है कि वहाँ की भूमि कैसी है। अगर वहाँ की भूमि में खनिज की उपलब्धता अधिक है तो वह खनिज निकालने के उपयोग में ली जाएगी। जल की उपलब्धता देखी जाएगी, वहाँ के जल की मात्रा कितनी है, कितने गहराई पर जल की प्राप्ति हो जाती है, या जल खारा है या मीठा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं उस हिसाब से भूमि का उपयोग जो होता है वो निर्धारित होता है। तो ये सारी चीज़ें भूमि के उपयोग को निर्धारित करती है। अब भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, कैसी? निजी और सामुदायिक भूमि में, सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है।
किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। और सामुदायिक भूमि में किसी समुदाय का अधिकार होता है, किसी समुदाय का स्वामित्व होता है, यानी कुछ लोगों का ग्रुप समूह का अधिकार होता है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग समुदाय से संबंधित लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक भूमि का प्रयोग करना समुदाय से संबंधित लोगों के लिए किया जाता है। जैसे खेती बाड़ी ग्रुप में की जाती है, व्यापार के उसे या चारे के लिए वहाँ पे जंगलों में उसको छोड़ दिया जाता है जानवरों को। फलों को उगाने के लिए वन बना दिया जाता है, जैसे फलों के लिए उद्यान बना दिया जाता है, फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, फल प्राप्त किया जाता है, उसका आयात निर्यात किया जाता है, फलों को आगे बेचा जाता है। औषधि भूमि, औषधि यानी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए वो क्या कहलाएगी? सामुदायिक भूमि। ठीक है, ये सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन है। ये क्या है? सामुदायिक भूमि ही साझा संपत्ति संसाधन है, यानी कि ऐसी भूमि जो समुदाय की है, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के विशेष का अधिकार ना होकर किसी समुदाय का अधिकार होता है, तो वो साझा संपत्ति संसाधन, वहाँ से जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, फल है, चारा है, जो भी प्राप्त होता है, फिर वो क्या हो जाता है? साझा संपत्ति संसाधन। साझा यानी मिला हुआ, मिला जुला। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर भूस्खलन। क्या आ जाएगा? उसके बाद हमारे आ जाता है भूस्खलन। अब भूस्खलन को कैसे कहते हैं? भूस्खलन को शैल, मलबा या ढाल से मिट्टी का एकदम से गिरना। ठीक है, शैल यानी पत्थर के टुकड़े, मलबा यानी उनका चूरा, ये मिट्टी, इन सब का एकदम से ढाल से नीचे गिरना, पहाड़ों पे से नीचे गिर के आना, ये भूस्खलन कहलाता है। यानी भू जमीन स्खलन यानी खिसक के नीचे आया। कई बार तो ऐसा होता है बड़े बड़े पत्थर के रूप में नीचे खिसक के आती है, कई बार मिट्टी का गुबार सा आ जाता है उसके साथ आती है, कई बार बारीक बारीक कंकड़ों के रूप में नीचे आती है, तो वो क्या कहलाता है? भूस्खलन, भू का यानी जमीन का खिसकना। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि भूस्खलन होता किस वजह से है। भूस्खलन होता है कि बहुत समय तक अगर पानी की वर्षा हो रही है, उस वजह से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत आंधी तूफान झक्कड़ होता है, तो इन सभी कारण या बहुत तेज बारिश हो जाती है, और या बर्फ अधिक पड़ गई है तो बर्फ जब पिघलती है तो उसके साथ भूस्खलन हो जाता है। तो ये सारी वजह रहती है भूस्खलन होने की। तो ये भूस्खलन अधिकतर पहाड़ों पर ही होता है। आपने अभी खबरों में भी सुना होगा, न्यूज़ में भी, कि अरे वो क्या कहते हैं, उत्तराखंड में बादल फटे, उसके साथ मलबा नीचे आ गया या पहाड़ टूट के नीचे आके गिर गए। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मृदा। क्या है? मृदा। मृदा में आप, मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा को हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं मिट्टी, जिस पर हमारी खेती बाड़ी होती है, तो हमारी फसलें उगती है। अब मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी जो भूपृष्ठ है उसके ऊपरी परत पर, पृष्ठ यानी सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, जो बारीक दानेदार कण होते हैं उनकी एक पतली परत, पतली आवरण रूपी जो परत होती है, उसको हम क्या कहेंगे? मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। ठीक है, यह भूमि से नजदीक से जुड़ी हुई है, यह भूमि से नजदीक से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं, यानी भूमि का जो रूप है वो मिट्टी के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। मृदा चट्टानों से मिलने वाले खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से निर्मित होती है। मृदा किससे निर्मित होती है? चट्टानों से मिलने वाले खनिज और जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से निर्मित होती है, उनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। अपक्षय यानी कि जब पहाड़ों पर से धीरे धीरे घिस घिस के वो नीचे की तरफ आने लगते हैं या पानी के बहाव के साथ नीचे आने लगते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अपक्षय। तो ये अपक्षय की क्रिया से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों के सही मिश्रण से मृदा उपजाऊ बनती है। खनिज और जो जैव पदार्थ है, अगर वह प्रॉपर मात्रा में उसमें मिल जाए, जो ऊपर से अपक्षय के द्वारा आती है, तो वह मृदा उपजाऊ बन जाती है, यानी फसल अच्छी पैदावार योग्य हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मृदा के घटक। मृदा के मुख्य कारक है जनक शैल का स्वरूप, यानी कि वहाँ के पहाड़ों का स्वरूप कैसा है, पत्थरों का स्वरूप कैसा है, तथा जलवायु कारक, जलवायु की वहाँ पर कैसी अवस्था है, ठंडी है, गर्म है या ठंडी गर्म मिक्स जलवायु है,
मृदा निर्माण के अन्य कारक है स्थलाकृति, और दूसरा कारक क्या है? स्थलाकृति, यानी कि पृथ्वी जमीन का आकार कैसा है। उसके बाद है जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यानी जैव पदार्थ किस प्रकार से और उस मृदा को बनने में कितना समय लगा है। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग प्रकार से होता है। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट हमारा मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण से मतलब है जल, पवन या अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपने स्थान से हट जाना। किसके द्वारा? जल यानी पानी, पवन यानी हवा, वायु या अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपने स्थान से हट जाना, यानी अपने स्थान से कटकर उड़कर दूसरी जगह या बहकर दूसरी जगह चल जाना। ये क्या कहलाता है? मृदा का निम्नीकरण। ठीक है। अब मृदा निम्नीकरण को रोकने के उपाय या मृदा निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। अब इसमें क्या है? मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। ठीक है। मृदा अपरदन और क्षीणता ये मृदा के संसाधन के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक, खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक मृदाओं का निम्नीकरण संभव है। मानवीय कारकों की वजह से और प्राकृतिक कारक यानी मनुष्यों की कार्य की वजह से और प्रकृति के द्वारा आने वाली आफतों की वजह से, दोनों वजहों से ही मृदाओं का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ सहायक कारक है। ये सब क्या है? ये सहायक है। इनकी वजह से भी मृदा अपरदन होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां अब आप सुनेंगे। मृदा अपरदन की विधि है मल्च बनाना। ठीक है। मल्च बनाना क्या है? पौधों के बीज खुली जमीन जैव पदार्थ जैसे प्रवाल द्वारा ढक दी जाती है, जो मृदा की आर्द्रता को रोके रहती है। यानी पौधों के बीच की जमीन जो है वो जैव पदार्थों के द्वारा ढक दी जाती है, जिससे क्या होता है? मृदा की जो आर्द्रता यानी नमी है वो उसके अंदर ही बनी रहती है और मृदा खुश्क होकर हवा के साथ नहीं उड़ती है। ठीक है। तो मृदा दो पौधों के बीच की जमीन में कुछ ऐसा जीव जैव पदार्थों को यानी पेड़ पौधों कुछ ऐसी चीज़ों को पत्तों को रख के उस चीज़ की नमी को बरकरार रखा जाता है, जिसकी वजह से मृदा खुश्क होकर उड़ती नहीं है। उसके बाद है वेदिका फार्म। दूसरा क्या है? वेदिका फार्म। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, यानी जब पहाड़ों पर जब तेज ढलान होती है, जहाँ पानी के साथ मिट्टी बहुत जल्दी से बहकर नीचे की तरफ आ जाती है जब बारिश वगैरह होती है, तो ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए काम में लाई जा सके। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से तीव्र ढालों पर ऐसे डिजाइन से बना दिए जाते हैं, इस तरीके से, जिससे पानी रुक रुक के नीचे की तरफ आता है, बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए काम में लाई सके। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन को कम किया। इससे क्या होता है? पृष्ठीय प्रवाह यानी जो ऊपरी लेयर टूट के गिरती है उसको रोका जाता है और मिट्टी के बहने को भी रोका जा सकता है। उसके बाद हमारा है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई यह पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के मार्ग में प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यानी कि पहाड़ों के ऊपर ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई। ये देख रहे हैं आप, ये समोच्च रेखी है। ये पहाड़ों पर इस प्रकार से लेयर्स में, ये पहाड़ों में इस प्रकार से कटाई सी कर दी जाती है। इससे क्या होता है? बहते जल के मार्ग में एक प्राकृतिक अवरोध पैदा हो जाता है, प्राकृतिक रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से पानी एकदम सीधा मिट्टी को नीचे नहीं ले जाता, रुकते रुकते परत वाइज नीचे जाता है, तो सतहों पर मिट्टी का कटाव जो है वो कम हो जाता है और मिट्टी रुकनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये वेदिका फार्म है, ऐसे ढाल बनाई जाती है। ढाल बनाने से क्या होता है? ये मिट्टी सीधी कट के नीचे नहीं जाती है और पानी का बहाव जो होता है वो मिट्टी को काट नहीं पाता। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद हमारा आता है रक्षक मेखलाएं। क्या है? रक्षक मेखलाएं। तो पवन गति को रोकने के लिए तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में वृक्ष कतारों में लाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर तटीय प्रदेश, जहाँ पर समुद्र के किनारे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और या खुश्क प्रदेश जहाँ पर गर्म मौसम में बहुत तेज हवाएं चलती है, जिसकी वजह से मिट्टी खुश्क होकर उड़नी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है? वृक्षों को कतार से लगा दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? वृक्ष जो है वो मिट्टी को, वृक्ष की जड़ें जो है वो मिट्टी को कसे रखती हैं, वो मिट्टी को उड़ने नहीं देती है। ये देखिए आप, ये है रक्षक मेखला, अपनी बुक में देखेंगे।
कि लाइन कतार से पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे ये जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को कसे रखती है, मिट्टी को खुश्क होकर उड़ने नहीं देती है। इस प्रकार से आप तो ये होता है रक्षक मेखला। उसके बाद समोच्च रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल को इकट्ठा करने खाई बना दी जाती है, यानी कि घास मृदा को इकट्ठा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक गड्ढा सा खोद दिया जाता है रोधिकाओं के सामने, रोधिकाएं बना दी जाती है, जिससे घास से, रोधिका मतलब रुकावट, घास से, मिट्टी से, पत्थरों से, और उनके सामने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है, जिससे पानी उस गड्ढे में एकत्रित हो जाता है और आगे नहीं जाता। उसके बाद आता है अगला चट्टान बांध, यानी चट्टाने बांधना। जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों को सुरक्षा देते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। आप देखते हैं बीच बीच में ऐसे हम लोग मंडेर सी बना दी जाती है, बीच में पानी चलता रहता है और साइडों में रुकावट सी हो जाती है, तो ये चट्टान सी एक तरह से बना दी जाती है, जिससे पानी क्या होता है, जल का प्रवाह जो होता है इधर उधर फालतू नहीं बहता, एक ले में एक प्रवाह के साथ, लय के साथ आगे की तरफ बढ़ता रहता है और मृदा, उससे मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमने भूमि के बारे में पढ़ा, भूमि के उपयोग, साझा संपत्ति संसाधन, भूस्खलन, मृदा